चलिए आप लोगों के नज़दीक पहली बार मैं जीके जीएस से हटकर जो बच्चों की ज़रूरत है और बच्चों के द्वारा डिमांड किया गया है कि सर थोड़ा मुश्किल लगता है इसके ऊपर वीडियो बनावे, तो आज जो है सीटेट के लिए टीचरों के लिए खास करके आप देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं प्रयास किया हूँ कि सहज भाषा में आप लोग समझ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सीडीपी जो है इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता, मतलब इस मस्तिष्क से वो क्या क्या कर सकता है। आप देखेंगे बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति तर्क कर सकता है। अब देखते हैं जैसे मान लेते हैं कि किसान बिल, अब किसान बिल आ रहा था, किसानों के लिए क्या जरूरी है या नहीं, कितना अच्छा कन्हैया कुमार जी तर्क देते हैं। ठीक है, तो तर्क करने का क्या कैपेसिटी होता है, ये बुद्धि से ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम किसान हैं, अब तर्क करने संबंधी अगर बातें हैं, ठीक है, कन्हैया कुमार कितना अच्छा बता रहे थे कि हम किसान हैं और हम लोगों से जो होता है, जो गोदाम वाले होते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, वो हमारा गेहूं चावल खरीद लेते हैं 20 रुपये 15 रुपये भाव से खरीद लेते हैं और गोदाम में स्टोर करके रखते हैं। और मार्केट में जब दाम बहुत बढ़ता है, ठीक है, जब कंपनियों से समझौता करना होता है, जैसे पार्ले जी कंपनी को चाहिए गेहूं चाहिए बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, तो उसको वो 50 रुपये के भाव से बेचती है, तो बिचौलिया पैसा खा जाता है। ठीक है, कन्हैया कुमार जी बता रहे थे कि तर्क करके कि देखिए ये किसानों के साथ समझौता होना चाहिए, इन चीज़ों को पकड़ना, इन चीज़ों को समझना, तर्क करना, तो बुद्धि से ही आता है तर्क। दूसरा होता है चिंतन। चिंतन में आप देख सकते हैं जैसे न्यूटन महोदय, अब इतने दिनों से फल गिरता था नीचे, इतने लोग नहीं सोच पाए, लेकिन वो चिंतन कि आखिर सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो ये जो चिंतन है ये बताता है। वो चिंतन करके देखिए, चिंता कभी नहीं करना चाहिए जीवन में कि आगे क्या होगा नहीं होगा, चिंता नहीं करना चाहिए, पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, तो ग्रेविटेशन खोज हो गया न्यूटन महोदय के द्वारा। तो चिंतन ये भी बुद्धि से होता है। तर्क, कल्पना करेंगे हमारी शादी होगी और बीवी जो होगी वो स्टीम और वाइट होगी, पीती केवल स्प्राइट होगी, दिखने में स्टीम और वाइट होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये कल्पना करता रहता है। तो ये बुद्धि ही है जो कल्पना करवाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपका बुद्धि होता है वो बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब ये होता है, आप देख सकते हैं बहुमुखी, मतलब बुद्धि जो होता है केवल एक क्षेत्र में नहीं लगता है। आपका संगीत में अच्छा रुचि हो सकता है, ठीक है, आप समाज के विकास के लिए उस पर चल सकते हैं, काम कर सकते हैं कि समाज में कल्याणकारी काम कैसे हो, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, शिक्षा में आपकी रुचि हो सकती है, आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। तो एक आयाम नहीं होता, ये बहुमुखी होता है शिक्षा। उसके बाद देखेंगे ये जो आपका बुद्धि होता है ये परिवर्तनशील होता है। बुद्धि एक जैसा नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील कैसे होता है समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आप अरविंद केजरीवाल को पकड़ लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम इनका इतिहास पढ़ेंगे तो ये आईआईटी कंप्लीट किए, तब इनका सपना हुआ करता था कि मैं आईआईटी के लिए जाएं और जीवन में ये सक्सेस प्राप्त करें। जब आईआईटी बन गए, इनके पास नॉलेज हुआ तो लगा ये छोटा सा चीज़ है। फिर इसके बाद इनका परिवर्तन हुआ दिमाग, मतलब लगा कि और कुछ अच्छा करना चाहिए। सबसे बड़ा तो आईएएस होता है, उसके लिए आईसीएस का एग्ज़ाम दिया और इनको आईआरएस मिला। फिर उसके बाद आईआरएस बन गए, इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर की पोस्ट पर चुने गए। उसके बाद लगा कि नहीं, और मतलब क्या कहते हैं कि ये भी छोटा चीज़ है, समाज के लिए कल्याणकारी काम करना चाहिए। अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में आए और फिर आप देखते हैं कि अभी लगातार सीएम बने हैं, तो देश स्तर पर काम कर रहे हैं। तो समय समय पर बुद्धि क्या होता है, परिवर्तनकारी होता है, बदलते जाता है। तो इसीलिए ये जो होता है आपका बुद्धि परिवर्तनशील होता है। उसके बाद देखिए ये अनुकूलता भी स्थापित करता है।
अब जहाँ हम गए, मान लेते हैं कि मामा जी के यहाँ घूमने गए, फूफा जी के यहाँ गए, उनके हिसाब से, या मान लेते हैं किसी संगठन में हम गए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके अनुकूल चलना है, ठीक है। तो ये बुद्धि ही है कि उनके अनुकूल चलने पर मजबूर करता है। तो बुद्धि आवश्यक है, ये अनुकूलता स्थापित करने में भी हमारी सहायता करती है। और अगर ओवरऑल कह लें तो ये कठिन क्षमताओं का एक सेट है, एक पूरा सेट है कठिन क्षमताओं का, सर्वांगीण क्षमता। बुद्धि का देखेंगे, बुद्धि बताया जाता है कि ये आनुवांशिक और पर्यावरण, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का असर होता है बुद्धि पर। हमारा बुद्धि कैसा है, इसका असर दो चीज़ों पर होता है। एक तो आनुवांशिकता, मतलब हमारे पिताजी का जीन था, ठीक है, ये पिता पर गए हैं, ये माताजी पर गए हैं, ठीक है। अब माताजी मान लेते हैं कि इसमें देखेंगे, अगर क्या कहते हैं कि ये पिता की तरह है, योग मतलब क्या कहते हैं पराक्रमी है, जैसे हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, जैसे पिताजी पराक्रमी हो, इसे तो कह सकते हैं पिताजी पर गया, आनुवंशिकता जीन के आधार पर। अगर उसके बाद बुद्धि में, उसके बाद लेंगे बुद्धि पर्यावरण का भी असर होता है। यदि पर्यावरण, किसी बच्चे को आप गांव में रख दीजिए तो वो गाली ही सीखेगा, केवल गंदा गंदा गाली आपको देगा, ठीक है। तो वो पर्यावरण का, माहौल का असर होता है, उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी। अब उसी को उठाकर अगर आप रख दीजिए किसी अच्छे जगह में, रामकृष्ण मिशन अच्छे विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, तो वहाँ से अधिकारी बनकर निकलता है। तो पर्यावरण का असर होता है, गाली देना तुरंत सीख लेता है बच्चा, इस पर्यावरण का असर होता है। उसके बाद देखेंगे 1916 ईस्वी में, हालांकि ये एग्जाम में नहीं आता है, टर्मन के द्वारा IQ संबंधित संशोधित एक सूत्र दिया गया। बोलते हैं, सुनते हैं कि जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास IQ काफ़ी अधिक था, APJ अब्दुल कलाम के पास IQ अधिक था, मतलब उनका दिमागी लेवल अधिक था। तो IQ के लिए एक संशोधित सूत्र दिया गया था टर्मन जी के द्वारा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, इससे निकाला जाता था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं, किसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो IQ का एक श्रृंखला बनाया गया, एक सीरीज है, जिसमें मोटा मोटी 4 चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये कभी कभी एग्जाम में आता है। और ये श्रृंखला क्या है, अगर IQ 25 से कम है, जड़ बुद्धि, इसको बोलते हैं इडियट, एकदम कमज़ोर बेवकूफ़ टाइप का इंसान, जिसके पास एकदम मंद बुद्धि होता है, वो 25 से कम IQ होता है। जिसके पास 90 से 109 तक IQ है, वो समान बुद्धि से नीचे है। जो समान बुद्धि से कहेंगे थोड़ा सा नीचे है, वो थोड़ा सुस्त है, ठीक है, वो चीज़ों को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है, समान बुद्धि से थोड़ा कम। जिसके पास IQ 110 से 119 तक है, उसको कहेंगे समान बुद्धि, एवरेज बुद्धि उसके पास है, ठीक है। और जिनका 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली है, जिनका 140 से अधिक होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चे में क्या क्या गुण होता है, ठीक है। इस पर आधारित इसका जो एक एक पंक्ति है, एक एक लाइन है, इससे क्वेश्चन आया है। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, वो सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि अपना डिसीजन वो स्वयं लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जैसे श्री राम प्रभु, उनसे ज़्यादा मर्यादित और बड़ा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है, उनसे ज़्यादा आदर्शवादी और उनसे बड़ा आइडियल किसी के लिए कोई नहीं हो सकते हैं। तो रामचंद्र जी, अब देखिए, पिताजी के वचनों को रखने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर डिसीजन लिए, और कल वो राज सिंहासन पर बैठने वाले थे और मुनि भेष में लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ निकल पड़े। तो डिसीजन, बड़ा डिसीजन स्वयं लेना, डरपोक नहीं बनना, जीवन संबंधी डिसीजन, ये प्रतिभाशाली इंसान ही ले सकते हैं। दूसरी बात होती है, इसके पास क्रिएटिव आइडिया होता है, किसी भी परिस्थिति में कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेते हैं, क्रिएटिव आइडिया, अच्छा ऐसा किया जा सकता है, अच्छा हमारे पास पूंजी नहीं है तो एक काम करते हैं कि इसके लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ आसपास क्या करते हैं कि गांव से मतलब एक रूम ले लेते हैं और गांव से कुछ लोगों को साथ में ले लेते हैं और वहाँ क्या कहते हैं सादा और स्वच्छ खाना का प्रबंधन कर देते हैं। और उससे क्या होगा कि घर में बनाकर उसको रूम तक पहुँचेंगे, 5-5 हज़ार लोग हैं और उसका अच्छा कीमत मिल सकता है। तो पूंजी नहीं भी है तो एक क्रिएटिव कुछ ना कुछ आइडिया निकाल लेना, ठीक है, क्रिएटिव आइडिया होना। इसके अंदर जिज्ञासा बहुत अधिक होता है, जो प्रतिभाशाली इंसान होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा, पूछने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वो पूछते अधिक हैं।
जैसे 3 इडियट में आमिर खान साहब, ठीक है, बहुत अधिक क्वेश्चन करना, जो बहुत अधिक क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो उसमें जिज्ञासा समझिए अधिक है, और जिसमें जिज्ञासा होगा किसी की आवश्यकता नहीं है, वो सफलता तक पहुंचना ही पहुंचना है उसके लिए। उसके बाद चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए वो हर हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, वो डरते नहीं हैं। जो प्रतिभाशाली इंसान होते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, वो डरते नहीं। इनके अंदर मौलिक सोचें पाई जाती है, मतलब एक नया आइडिया चलते रहता है उनके अंदर, बेसिक और नया आइडिया उनके अंदर चलते रहता है। तो ये बातें हैं। बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे, बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया गया है, एक बीने साहब हैं, इनके द्वारा दिया गया एकात्मक सिद्धांत। मतलब एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और वही हर जगह काम करता है। तो सभी कर्मों में, ये बता रहे हैं कि सभी कर्मों में एक ही प्रकार की बुद्धि काम करती है, ये एकात्मक सिद्धांत ये बीने साहब का है। दूसरा देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत स्पेयरमैन ये दिए हैं द्विकारक सिद्धांत। तो इनका मानना है कि ये जो बुद्धि होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समान बुद्धि, वो जन्मजात होता है, जिन से आता है कि पिताजी जैसे थे वैसे ही, और उसका असर होता है, ये पर्यावरण का असर होता है। लेकिन जो विशिष्ट तत्व बुद्धि होते हैं, इसमें क्या होता है, साधना और तप करके अपने आप को कुछ अलग बना लेना। तो 2 प्रकार का बुद्धि देखा जाता है। एक तो हमारा जीन से आया, तो ये द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन का ये बताते हैं। एक समान बुद्धि होता है, पिताजी अमिताभ बच्चन साहब, तो उनका पुत्र अभिषेक बच्चन, ठीक है, समान बुद्धि है, वो फिर उसी प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है विशिष्ट, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, तो ये लोग अपने कर्म से अर्जित किए हैं। इस प्रकार की बुद्धि होती है विशिष्ट तत्व बुद्धि। तो ये आपको बुद्धि के बारे में बताया गया। और बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं सीडीपी में, और सीडीपी इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए, टीचरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं, हावर्ड गार्नर महोदय बहुबुद्धि सिद्धांत देकर गए हैं। हावर्ड गार्नर महोदय बहुबुद्धि सिद्धांत देकर गए हैं। ये बताते हैं कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। पहला जो शाब्दिक भाषाई आधारित बुद्धि होती है, जैसे इसमें देखेंगे वकील, कवि, पत्रकार। अब भाषा पर इतना पकड़ होता है कि आपको लगेगा कि इतना सार्थक कोई कैसे बोल सकता है, इतना, तो इसको कहेंगे भाषाई आधारित। कवि महोदय बोलते हैं, कहते हैं जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो ये भाषाई आधारित बुद्धि इनमें पाई जाती है। दूसरा देखेंगे तार्किक गणितीय बुद्धि। ये जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग सीए करते हैं, इतना अच्छा उनका गणितीय पकड़ होता है, इतना अच्छा कैलकुलेशन होता है कि ब्लैक मनी को देखेंगे कई कंपनी वाले जो सीए होते हैं, इतना अच्छा गणितीय तर्क देकर वो क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स वाले की छुट्टी कर देते हैं, समझ गए। तो सीए के पास पावर होता है इस मामले में, तो तार्किक गणितीय बुद्धि कह सकते हैं। दूसरा होता है स्थानिक बुद्धि। अब स्थानिक बुद्धि में किनको लीजिएगा, स्थानिक बुद्धि में आप ले सकते हैं जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, ठेकेदार। ये सब क्या होते हैं कि बिना देखे उसका चित्र बना लेना कि यहाँ कैसे, मतलब क्या कहते हैं कि अगर जितना आपका लैंड है, ज़मीन है, उसमें किस प्रकार का मकान होगा, कहाँ पर क्या कहते हैं पूजा घर होगा, कहाँ क्या होगा, ठीक है, ठेकेदार होते हैं ये लोग। तो स्थानिक बुद्धि इनके पास पाई जाती है। ये बताएं, हावर्ड गार्नर महोदय बताएं कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। एक बता रहे हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि, जैसे अभिनेता, खिलाड़ी, तो शरीर संबंधी, शरीर जो गति में रहता है उस संबंधी, तो एक्टिंग करना अभिनेता के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा, जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो ये फिजिकली, शारीरिक मतलब फिजिकली। और 5वां बताया जा रहा था संगीतात्मक, मतलब संगीतकारी, तो संगीत से रिलेटेड उनका इंटरेस्ट होना, उसी पर काम करना। 6ठा होता है प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्राकृतिकवादी बुद्धि क्या होता है, जैसे देखेंगे किसान के पास प्रकृति में क्या, मतलब खेत में अभी क्या कहते हैं कि कब खाद छींटना चाहिए, कब फसल लगाना चाहिए, मौसम कैसा है, ये प्राकृतिकवादी बुद्धि इनमें काफ़ी पाई जाती है। पशुओं के लिए कब क्या चाहिए, ठंड हो रही है तो उसके लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, तो ये प्राकृतिकवादी बुद्धि किसानों में पाई जाती है। तो एक प्राकृतिकवादी बुद्धि भी पकड़ लीजिए। उसके बाद इंटरपर्सनल, इसको देखेंगे दूसरे व्यक्ति की मनोदशा जानने वाले, जैसे टीचर, लीडर, सामने की मनोदशा को पकड़ लेते हैं और उस हिसाब से अपना स्वरूप लाते हैं सामने, ठीक है। तो ये दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को पहचानने वाले, तो ये होते हैं इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल बोला जाता है
खुद की मनोदशा को समझना और साधना करना, जैसे आध्यात्मिक गुरु भगवान बुद्ध, तो ये लोग, ये बताया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया गया। शाब्दिक, भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिकवादी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो ये बुद्धि संबंधित बातें थी। आगे हम लोग देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था, इसकी आलोचना की गई है। कई लोग इसका आलोचना किए हैं। और आगे देखेंगे नेक्स्ट जो है स्टर्नबर्ग एक व्यक्ति हुए और इनके द्वारा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा सिद्धांत क्या प्रस्तुत किया गया, ये बताया गया कि 3 प्रकार की बुद्धियां होती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो था उसकी आलोचना की गई है। आप देखेंगे इसकी आलोचना हुई है, जो 8 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया गया था। और स्टर्नबर्ग के द्वारा बताया गया कि 3 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत होता है। एक होता है आपका घटकीय बुद्धि। अब ये क्या है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे ऊपर, अब घटकीय सिद्धांत, परिस्थिति ये है कि एकदम से गरीबी है और गरीबी के आलम में जो घर बंधा हुआ है इसको सही करना है। तो हमको घर भी बनाना है, मम्मी पापा को तीर्थ पर भी ले जाना है, अपना भी लाइफ सेटल करना है, हर चीज़ करना है। तो इसको टुकड़े में काट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पहले शिक्षा की व्यवस्था को देखेंगे, या घर में बीमारी परेशानी है तो उसको प्राथमिकता देंगे। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि घर भी बना लें, हर चीज़ हो तो एक कायदा में। तो समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका निदान कर सकते हैं। यह घटकीय बुद्धि हुआ। दूसरा देखेंगे अनुभवात्मक बुद्धि। ये क्या होता है, ये अनुभव आने के बाद सोच बदल जाती है। ठीक है, आपके पास जैसे अनुभव है, जैसे मान लेते हैं कि हम एग्जाम देने के लिए गए, इसके बारे में बता रहे हैं, अनुभवात्मक बुद्धि। अब कुछ एग्जाम दिए, एग्जाम में भले फेल कर गए लेकिन उससे कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, अब अनुभव के आधार पर हम पाते हैं कि कई बार जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उसमें जो आंसर होता है, आंसर अगर डी आ रहा है तो ज़्यादा आंसर डी ही होता है। आयोग वाले देखते हैं कि अब देखिएगा प्रायः कि डी आता है तो डी ही ज़्यादा आंसर आ रहा है, सी आता है सी ही आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन अगर डी है, डी लगाए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो डी लगा सकते हैं। अब ये बुद्धि कैसे काम करता है, ये अनुभव के आधार पर ये बुद्धि ज़्यादा काम करता है, तो अनुभवात्मक बुद्धि कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है व्यवहारात्मक बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि। तो ये होता है परिस्थिति के अनुसार, आपके ऊपर जब परिस्थिति आती है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कोई पीछा कर रहा है, ठीक है, और आप भाग रहे हैं ट्रेन से। फिर आप सोचेंगे कि अगर ट्रेन से ही भागेंगे तो स्टेशन पर उसको आइडिया है कि स्टेशन मतलब ट्रेन से ही भाग रहा है, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, उसके बाद बस से प्रयास करेंगे कि रोड के ऊपर जाकर। तो आपकी परिस्थिति, बस आपकी बुद्धि काम करती है कि इस वक्त हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करें। तो ये स्टर्नबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया कि घटकीय बुद्धि, अनुभवात्मक बुद्धि, व्यवहारात्मक बुद्धि, ये 3 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया गया है। और आगे हम देखेंगे, बताया गया कि जो वृद्धि होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। तो ये क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें क्या क्या मुख्य अंतर है, देखिए। शरीर का संरचना या आकार बढ़ना। वृद्धि क्या है, शरीर का संरचना या आकार बढ़ना, जैसे हाइट बढ़ गया, वेट बढ़ गया, तो ये क्या है, ये आपका वृद्धि है। जबकि विकास क्या है, विकास है सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक। ठीक है, तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक मतलब भय, क्रोध, प्रेम, इसको संयमित करके मतलब परिपक्वता हासिल कर, ये विकास है। उसके बाद वृद्धि क्या है, वृद्धि का जो स्वरूप होता है बाह्य, वृद्धि दिखाई देगा, हाँ धतिंग संक भय गले, ये वृद्धि है, ये बहुत बड़े हो गए, हाइट बढ़ गया, ठीक है, ये वृद्धि दिखाई देता है, बाहरी होता है, ये बाह्य होता है, बाहरी रूप से आप देख सकते हैं। पर विकास का स्वरूप आंतरिक होता है, आप कितना ग्रोथ किए हैं, आंतरिक रूप से कितना सशक्त है, कितनी समस्याओं को झेल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका विकास है। दूसरी बात देखेंगे, इसके बाद वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि प्रायः क्या होता है, कुछ समय के बाद देखेंगे वृद्धि रुक जाती है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होता है, देखिएगा 20 से 25 वर्ष तक वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि। पर विकास जीवन भर होता है,
आप नॉलेज जीवन भर अर्जित करते रह सकते हैं, ठीक है। गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास का काम होता है, पर एक निश्चित समय तक ये ग्रोथ होता है। फिर देखेंगे वृद्धि जो होता है ये क्रमानुसार नहीं चलती, कभी हाइट बढ़ेगी तो कभी वजन बढ़ेगी, एक क्रम मेंटेन नहीं किया जाता है। पर विकास में देखेंगे ये परिणात्मक और गुणात्मक होता है और लगातार इसका विकास होता है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, वृद्धि मापने के लिए हाइट कितना है, 6 फीट है, 6 फीट 4 इंच वगैरह वगैरह हाइट देख सकते हैं। पर क्या विकास के मापने के लिए पैमाना है? विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। कितनी परिपक्वता है, कितना पावर है, कितनी समस्याओं को वो देख सकता है, ठीक है, कितना आंतरिक मेरिट है अलग अलग समस्याओं को देखने में, तो ये विकास होता है। उसके बाद देखेंगे वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इतना छोटा हाइट है लेकिन बहुत विद्वान हो वो बहुत बड़ा विद्वान भी हो सकता है। अब देखेंगे ये आपका था वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है ये बता दिए। आगे हम लोग देखेंगे बाल विकास का सिद्धांत, बच्चे के विकास का क्या क्या सिद्धांत है जो बताया गया है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सीडीपी से, सीटेट वगैरह में टीचरों के लिए। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत जो है पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। सभी जाति के जीव जंतु पेड़ पौधे अपने जाति के अनुकूल विकास करते हैं। अब मान लेते हैं जो मनुष्य है, तो मनुष्य जोनि में जैसे विकास होता है उसी प्रकार से विकास होगा, इंसानों का विकास, इंसान के बच्चों का विकास, और हाथियों का विकास होगा तो वैसे ही वो कम ही समय में अधिक क्या कहते हैं वृद्धि कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, आगे देखेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये बताया जाता है कि विकास जो होता है प्रायः सिर से पैर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर भी होता है और मध्य से बाहर की ओर भी होता है विकास। अब नेक्स्ट बाल विकास के सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का विकास। हमारा विकास जो होता है सदैव सामान्य से विशिष्ट के तरफ होता है। जैसे पहले उठना फिर बैठना, पहले उठेंगे फिर बैठेंगे, फिर उसके बाद चलना, फिर दौड़ना, एक क्रम होता है। तो सामान्य से विशिष्ट के तरफ होता है विकास, बाल विकास का सिद्धांत। उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत, तो विकास निरंतर चलते रहता है। उसके बाद पूर्वानुमान का सिद्धांत, तो इसका आप पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। ये जो विकास का सिद्धांत है यानी विकास के लिए क्या है कि आप पूर्वानुमान भी कर सकते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, मनुष्य में ये होता है तालमेल बैठाना, अनुकूल हो जाना, जो परिस्थिति है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, तो ये होता है तालमेल बैठाना, ये भी आपका बाल विकास का सिद्धांत है। उसके बाद वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति, विकास कभी भी एक रेखा में नहीं होता है, ये बताया गया। और अंतर संबंधित विकास का जो पैमाना होता है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये आपको बताया गया। ये क्या कहते हैं स्टर्नबर्ग सिद्धांत इसमें बताया गया। उसके बाद ग्रोथ और विकास में क्या अंतर है ये बताया गया। बाल विकास का सिद्धांत बताया गया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है बाल विकास की अवस्थाएं, और यहाँ से तो क्वेश्चन होता ही होता है। सीडीपी में देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर फिगर बनाया गया आप देख सकते हैं, बाल विकास की ये अलग अलग अवस्थाओं को दिखाया गया है। पहला प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरा देखेंगे शिशुवावस्था। तो पहला आपका है प्रसव पूर्व अवस्था जो 9 महीने या 280 दिन का होता है, जो गर्भाधान जहां शुरू होता है। इसके बाद दूसरा है शिशुवावस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है। इसके बाद देखेंगे पूर्व बाल अवस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का होता है, इसको पूर्व बाल अवस्था बोलते हैं। इसके बाद मध्य बाल अवस्था, ये जो होता है 6 से 11 वर्ष का होता है। और किशोरावस्था इसे देखेंगे 11 से 18 वर्ष का समय जो होता है किशोरावस्था होता है। इसको बांटा गया है कि बाल विकास की ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रसव पूर्व। तो इसमें आप जानते हैं माता के गर्भाधान से शुरू होता है,
यानी 280 दिन का जो 9 महीने का समय होता है, इसको हम लोग रखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था में। उसके बाद दूसरा लेते हैं शिशवावस्था। शिशवावस्था 0 से 2 वर्ष का होता है और इस अवस्था में देखेंगे शिशु जो होता है पूर्ण रूपेण माता और पिता पर निर्भर करते हैं। पूर्ण रूपेण माता और पिता पर निर्भर करते हैं। इसमें देखेंगे मूल प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चों में, जैसे भूख लगना, हंसना, रोना, ये सब मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है शिशुअवस्था में 0 से 2 वर्ष तक में। इसके बाद देखेंगे तेज शारीरिक मानसिक अधिगम्य की अवस्था। अधिगम्य को बोलते हैं सीखना, लर्निंग। तो सीखने की अवस्था काफ़ी तेज बच्चा सीखता है। इसके बाद यहाँ देखेंगे नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिक मतलब होता है ऐसा आचरण जिससे भाईचारा बना रहे सब लोगों के बीच में। तो इतनी समझदारी होता नहीं है 2 वर्ष तक। तो इसमें आप देखेंगे बच्चे में नैतिकता की अभाव पाई जाती है शिशुअवस्था में। इसके बाद इसका तीसरा अवस्था है पूर्व बाल अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष का होता है। इसमें जबरदस्त जिज्ञासा होता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है बच्चों के द्वारा। वो क्या है? तो कौवा है। वो कैसा है? काला है। ऐसा ही क्यों है? वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो प्रश्न ज़्यादा पूछना। उसके बाद बच्चे कल्पनाशीलता और प्रतीकात्मकता वाले खेल अधिक पसंद करते हैं, जैसे गुड्डा गुड़िया वाला खेल, इस टाइप का जो कल्पना पर आधारित होता है, ऐसा गेम पसंद करता है पूर्व बालावस्था 2 से 6 वर्ष के बीच में। इसके बाद देखेंगे भाषा अर्जन का भी समय होता है। भाषा सीखने का ये सबसे उपयुक्त समय होता है और इसके लिए भाषा सीखने के लिए सबसे संवेदनशील टाइम बताया जाता है। इसके बाद इसको बोलते हैं टॉय एज, यानी वो खेलने का, गुड़िया के साथ खेलने का जो एज होता है, खिलौनों के साथ खेलने का जो एज होता है, वो यही होता है पूर्व बाल अवस्था। तीसरा देखेंगे मध्य बाल अवस्था। ये होता है 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 के बीच में। यहाँ से क्या होता है, स्कूली शिक्षा शुरू हो जाता है। ये स्कूल का समय होता है। तो आरंभिक स्कूल का समय होता है मध्य बाल अवस्था। इसमें गंदी अवस्था, कपड़ा गंदा करना, दौड़ना, गिरना, एकदम गंदगी में रहना, कपड़ा गंदा करना। उसके बाद इसको कह सकते हैं खेलों की अवस्था। बहुत ज़्यादा खेल पसंद करते हैं इस आयु में बच्चे। उसके बाद संग्रहण की प्रवृत्ति, चीज़ों को संग्रहित करना, टोली बनाकर समूह में चलना, तार्किक चिंतन का भी काल बताया जाता है। सबसे खतरनाक होता है इसमें, आप देखेंगे बाल विकास की अवस्थाओं में सबसे अंतिम में जो किशोरावस्था है, यह 11 से 18 वर्ष की अवस्था। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में दोस्त की राय ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों से बात करना, जैसा कि जानते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करना, और उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना, पेरेंट्स को उतना महत्व नहीं देना, तो यही किशोरावस्था होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, सबसे संघर्ष और कठिन काल, ठीक है, बताया जाता है। इस समय में संघर्ष और तनाव का काल होता है। ठीक है। मम्मी पापा से भी अलग, मम्मी पापा कुछ और बोल रहे हैं, लगेगा कि वही सबसे बड़ा दुश्मन है, दोस्त सही राय दे रहा है, तो बाहरी चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है इस आयु में, किशोरावस्था में। उसके बाद इसमें विषम लिंगी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का होना, जैसा कि बताए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना, ये किशोरावस्था में होता है। उसके बाद इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। आइडियल जो वीर व्यक्ति होंगे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे व्यक्ति को आप आइडियल बनाते हैं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं इस अवस्था में। तो ये था आपका बाल विकास की कुछ अवस्थाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इसका CDP का नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।